अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल और लूप ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी कोई भी अगर हमारे पास कॉइल मौजूद है या लूप मौजूद है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है विच लास्ट ओनली फॉर द टाइम द फ्लक्स कंटिन्यू, यानी वो सिर्फ उसी वक्त तक रहेगा कि फ्लक्स का जो चेंज है ना वो कंटिन्यू रहेगा। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो फौरन ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से डिनोट करें तो हम ये लिख सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमेशा हम लेते हैं। एक्सप्लेन इसको करने के लिए हम किसी कॉइल या लूप को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। और उसमें देखते हैं कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, यानी उस कॉइल और लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से, लूप के अंदर से पास कर रही होंगी। ठीक है। वो जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं, ये हमें मालूम है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये पॉसिबल तरीका हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कि अगर हमने किसी कॉइल में फ्लक्स का चेंज करना है तो वो किस तरह से हम करेंगे कि हम एक कॉइल ले लेंगे, उसके अंदर से करंट पास ऑन करेंगे और रियोस्टेट की मदद से उस करंट को हम चेंज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि किसी कॉइल के अंदर से अगर करंट पास करता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। जब मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और हम दूसरे सेकेंडरी कॉइल को उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर रख देते हैं। जब इसके अंदर करंट चेंज होगा उसी तरह बिल्कुल साथ साथ ही जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो इसके अंदर से भी एक्ट करेगा, जो कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन के ज़्यादा या कम होने से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। सेकेंड तरीका ये है कि सेल्फ इंडक्शन की जाए। जब भी किसी कॉइल को हम रियोस्टेट की मदद से किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाता है। हम रियोस्टेट की मदद से उस करंट की वैल्यू को वेरी करते हैं, और हमें पता है कि कोई कंडक्टिंग अगर हमारे पास कॉइल मौजूद है और उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाए, करंट चेंज किया जाए, तो करंट पास किया जाए तो वो मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर देता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के अपने अंदर से भी तो गुजर रही होती है ना। तो अगर करंट का चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि उस कंडक्टर के अंदर से गुजर रही होती हैं वो भी चेंज होंगी। एज अ रिजल्ट किसी कॉइल के अपने अंदर करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। फिर ये एक और तरीका है जिसमें हम, एक तो ये वो कॉइल होगा दैट इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो करना चाह रहे हैं स्टडी। उसमें दोनों की रिलेटिव मोशन हो जाए। दूसरे एक ये इसके अंदर से करंट पास करेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट पास करेगा। दूसरा जो मैग्नेट है वो हमने ले लेना है, परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है। उस सूरत में अगर मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ आ रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, ये फील करेगा। ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी हैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम पैदा कर सकते हैं। या फिर अगर दूर जा रहा है फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं, उस सूरत में भी ऐसा ही होगा कि चेंज चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन सिर्फ ये है कि उसकी पोलैरिटी पहले से डिफरेंट होगी, बट ये आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे इस वक्त कि उसकी पोलैरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो हमें लेंस लॉ बताता है ना
इसी तरह से अगर हम जो परमानेंट मैग्नेट है उसको फिक्स रखें, परमानेंट मैग्नेट को फिक्स रखें, जबकि इस कॉइल जो है इसको उसकी इससे अवे मूव करवाएं, तो फिर क्या होगा, फिर उस सूरत में फिर भी फ्लक्स का चेंज आएगा। अगर उससे करीब आ रहा है, करीब लेके जाएं मैग्नेटिक फ्लक्स के, फिर भी उस सूरत में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, यानी ये रिलेटिव इनकी मोशन है मैग्नेट की और कॉइल की, इसकी मदद से भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फिर सेकेंडली ये है कि अगर कोई रीजन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, तो कॉइल की मोशन भी हो सकती है, उसको हम उसका कितना पार्ट उसके अंदर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, या टू एंड फ्रो मोशन हो सकती है कि वो पूरे का पूरा इसके अंदर है, रोटेट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उस सूरत में भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस रीजन में पास कर रही हैं, जितना हिस्सा कॉइल का होगा, जितना ज़्यादा हिस्सा कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में होगा, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास करेंगी और उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। लिहाजा मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिवली हम चेंज कर सकते हैं इसके एरिया को ज़्यादा ज़्यादा करके। एरिया तो थोड़ा सा हमने आगे इसको कंसिडर करना है, यहाँ पे हम टू एंड फ्रो मोशन की मदद से नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक और तरीका ये है कि रोटेट भी किया जा सकता है किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये एक कॉइल है और इसको हम इस तरह रोटेट करते हैं जिस तरह से कि हम एसी जनरेटर के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं। इस रोटेशन मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके दरमियान हम एक कॉइल को रख दिया देते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो करंट इंड्यूस हो जाता है फ्लक्स के चेंज की वजह से। ये एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस तरह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। फिर हम एरिया को चेंज करते हैं। अब ये एक हमारे पास सर्कुलर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है तो उस सूरत में इसके अंदर से जितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होंगी, इसको इलोंगेट कर देने की सूरत में एरिया इंक्रीज होने से नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारा तरीका, इन सब की मदद से हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर देते हैं किसी लूप या कॉइल के अंदर। एज अ रिजल्ट उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये हमने कहा लास्ट उस वक्त तक करती है जब तक के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ख़त्म हो जाएगा तो फिर ईएमएफ ख़त्म हो जाएगी, चाहे जितना मर्जी उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा हो, चेंज नहीं हो रहा तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल की तरफ ले जाते हैं। उसके लिए हम किसी कंडक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। एल उसकी लेंथ है, उसको दो कॉपर रेल्स के ऊपर रख दिया है हमने और इस तरह से रखा है कि ये इसके अंदर से मूव कर सकता है और गैल्वानोमीटर को हमने अटैच कर दिया टू द एंड्स ऑफ द रेल। अब इस तरह से ये हमारे पास एक लूप बन गई है। इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हमने अप्लाई कर दी है। अब हमें सर्किट में जो भी करंट पास कर रहा है, चूंकि गैल्वानोमीटर डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसकी रिफ्लेक्शन हमें बता देगी कि सर्किट में करंट मौजूद है या नहीं। करंट उसी वक्त पास करता है जबकि सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो मौजूद हो। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर इनिशियली एट रेस्ट होगा, नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इट मीन्स नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रॉड और सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये मूव करेगी, एक तो ये इस लूप का एरिया भी चेंज हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं ये भी साथ साथ चेंज होगी। एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस जो ही होगी सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, ईएमएफ बाय फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल टू माइनस VBL के बराबर होती है। से हम कहते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन थी रॉड की, कुछ अरसे के बाद ड्यूरिंग टाइम dt उसकी जो पोजीशन है वो ये हो गई है इस रॉड की, इतना उसने मूव कर लिया है। एज अ रिजल्ट ये dx है। ठीक है, और dt टाइम में उसने ऐसा किया तो v वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल है। ठीक है, तो v हमारे पास आ जाएगी dx/dt। याद रहे कि यहाँ ये v जो है वेलोसिटी है, VBL इंड्यूस ईएमएफ पीछे हमने इसको डिराइव किया था।
ठीक है, तो v की जगह हम dx ओवर dt पुट कर देते हैं। अब b जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं उसको किया हुआ, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या है, x और l, ज़रा देखें, ये हमारे पास एक लूप बन रही है, रेक्टेंगल है, x उसकी विड्थ है, l उसकी लेंथ है। तो इट मीन्स इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया बेसिकली हमें बता रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमने इसको dA से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, l dx जो है वो हमारे पास dA के इक्वल आ गया है। अब b डॉट dA हमें मालूम है कि d फाई के बराबर होता है। फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की और एरिया वेक्टर की, लिहाजा ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया हमारे पास माइनस डी फाई एम ओवर डी टी, यानी ई जो है वो इक्वल है डी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अगर उसकी किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रही है और उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम इसको n उसमें n टाइम्स फ्लक्स हो जाएगा, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो फ्लक्स का चेंज है वो कॉज है जो कि इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उस फ्लक्स का जो चेंज है वो कॉज है जो ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें मालूम है b डॉट डी ए के इक्वल है, इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी इंटेग्रल b डॉट डी ए। ये जो है ये इंटेग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ है। इसी तरह से ईएमएफ का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन हमने पीछे पढ़ा हुआ इंटेग्रल ई डॉट डी आर, इसको भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ ई डॉट डी आर इंटेग्रल आ जाएगा माइनस एन डी बाई डी टी इंटेग्रल बी डॉट डी ए आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इसको थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं कि ये एक टर्न की लूप है, तो n1 के इक्वल पुट कर दिया तो कुछ ये फॉर्म हमारे पास आ गई, ये इंटेग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ये भी कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ से देखा जाए तो ये ई डॉट डी आर है, ये डी बाई डी टी बी डॉट डी ए है। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम की मदद से जो कि हमें हेल्प करता है एक लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में चेंज करने में, इसकी जो लेफ्ट साइड है ई डॉट डी आर, इसको हम क्या लिखेंगे, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की मतलब है कि लाइन इंटीग्रल है, डी आर लाइन इंटीग्रल है ना, ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ यानी डेल क्रॉस, इसको कर्ल भी कहते हैं, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ओवर एरिया। ठीक है, तो बी डेल क्रॉस ई डॉट डी ए के इंटीग्रल के बराबर होगा ई डॉट डी आर का इंटीग्रल। ये वाली वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, और उधर माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए है, दोनों तरफ एरिया इंटीग्रल हो गए हैं, लिहाजा हम इसको इधर ले जाते हैं, ये जाके प्लस हो जाएगा, और एरिया वेक्टर को कॉमन निकालेंगे तो कुछ ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी इंटेग्रल डेल क्रॉस ई प्लस डी बी बाई डी टी डॉट डी ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो चूंकि हमें मालूम है कि एरिया वेक्टर तो 0 नहीं है, लिहाजा हम इसके ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं वो उनको 0 के इक्वल कर लेते हैं। डेल क्रॉस ई इज इक्वल प्लस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, तो ये डेल क्रॉस ई इधर ही रहेगा, ये उधर जाके माइनस डी बी ओवर डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे